सुख स्थिर आसन में बैठे दोस्तों, पैरों को क्रॉस करके हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में बांध के गोद में रखकर हल्के से आंखें मूंद कर हम इस प्रेम के संगीत में एक हो जाते हैं दोस्तों। अहम प्रेमा, मैं ही उस प्रेम का स्वरूप हूँ, मैं ही उस सृष्टि का रूप हूँ। अगर ये सृष्टि प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ। मेरे में और सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। हम सब उस परम सृष्टि का ही रूप है दोस्तों। कृपया आंखें बंद रखिएगा, कोई भी ध्यान से बाहर न निकले। जो ध्यान के लिए नए हैं वो आराम से सुख स्थिर आसन में बैठे रहें, दोनों आंखें बंद रखें दोस्तों। ये ध्यान का वक्त है, कृपया आंख न खोलें। मैं उस दिव्य प्रेम का स्वरूप हूँ, वो प्रेम जिसके आधार पर ये सारी सृष्टि बनी हुई है, वो पवित्र प्रेम जिसका हम सब स्वरूप हैं। मैं भी प्रेम का स्वरूप हूँ, तुम भी प्रेम का स्वरूप हो। ये पूरी सृष्टि उस प्रेम के स्वरूप का एक्सप्रेशन ही है दोस्तों। इस सृष्टि में हर एक जीवी, हर एक प्राणी उस प्रेम के बंधन से ही बंधे हुए हैं। आइए दोस्तों, इन 5 मिनटों में हम अपने इस प्रेम के निजी स्वरूप से अवगत हुए हैं। आंखें बंद रखिए दोस्तों। इस भौतिक दुनिया में प्रेम को ढूंढते ढूंढते हम थक गए हैं दोस्तों। आइए अपने अंतःकरण में इस प्रेम के स्वरूप को देखें। हमारे सारे अनुभूतियों में, सारे मनोभावनाओं में प्रेम की प्रकंपना बहुत ही उच्च कोटि की है दोस्तों। इस प्रेम के प्रकंपना में अगर हम एक क्षण भी बिता सके तो हमें ये एक जीवन काल जैसा प्रतीत होए। अहम प्रेमा, मैं प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। अपने हृदय चक्र तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। वो हृदय चक्र जो इस प्रेम का स्रोत है, यहाँ से प्रेम की प्रकंपनाएं चारों तरफ निरंतर बहती ही चली जाती है दोस्तों। इस अनाहत चक्र से अगर एक क्षण के लिए भी हम संपर्क स्थापित कर सकें तो उस प्रेम की शक्ति को समझ पाएं।
हम सभी प्रयत्न करते हैं दोस्तों अगले 2 मिनट में अपने हृदय चक्र से कनेक्ट हो सके, अपने अवेयरनेस को, अपने जागरूकता को अपने हृदय चक्र के पास रखें। एक बार महसूस करें कि इस हृदय चक्र में हो क्या रहा है। नीले रंग की प्रेम की कांति चारों तरफ प्रसरित होते हुए आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दोनों हाथे रब करके हम अपने बंद आंखों पे रखते हैं दोस्तों। दोनों हाथे कृपया रब करके अपने बंद आंखों पर रखिएगा। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आंखों पे से अपना हाथ हटा के एक मंद मुस्कुराहट के साथ धीमे धीमे आंख खोलते हैं दोस्तों। एक बार हम सब अपने लिए और उस परम सृष्टि के लिए एक बार जोरदार तालियां, उस प्रेम के प्रकंपनाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिससे हमें जुड़ने का एक और बार अवसर मिला दोस्तों। वो स्वरूप जो हमारा स्वरूप है, हम सब उस प्रेम का ही रूप है दोस्तों। पर बहुत ही कभी कभार उसके दर्शन होते हैं। इस भौतिक दुनिया में प्रेम को सही मायने से देखना असंभव है दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, सभी को सरोजा गुल्लपल्ली का आत्मवंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर से इतनी जल्दी मुलाकात होने का एक और मौका मिला। तो हम सब उस ध्यानी को आभार प्रकट करें जिन्होंने इस आत्म चक्र के बारे में जानने के लिए उत्सुकता प्रदर्शित किया, जिसके कारण आज हम लोग फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों पिछले सप्ताह हम लोगों ने आत्म चक्र इस विषय पर हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था, पर ये टॉपिक इतना लंबा है कि हम एक सेशन में इसको संपूर्ण रूप से अवगत नहीं हो पाए।
तो हमने बहुत बखूबी से इसको स्टार्ट किया और काफ़ी अंदर तक गए, पर फिर मैंने आपको बोला था हम फिर मिलेंगे। सोल साइकिल पार्ट 2 आत्मचक्र भाग 2। मैं आशा करती हूँ कि इस भाग 2 तक हम इस टॉपिक को संपूर्ण कर पाएँगे। पर टॉपिक से भी ज़्यादा आज मैं आप सब लोग को प्रश्नों के लिए अवसर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार ये टॉपिक सुन रहे हैं। आप लोगों के मन में काफ़ी संदेह हो सकते हैं। तो एक बार इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर इसको हम डिस्कशन ओपन रखते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी पिछला अंश या पिछला एपिसोड जिन्होंने अटेंड किया, अम, उनके लिए मैं ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिन लोगों ने यूट्यूब में या फिर पर्सनली अटेंड नहीं किया, उनके लिए थोड़ा-सा समरी, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम किसी को भी पीछे छोड़कर आगे जाना पसंद नहीं करते। तो आत्मचक्र, एक छोटा-सा सारांश जो हमने पिछले एपिसोड में 2 घंटे में ख़त्म किया, उसको हम 5 मिनट में रैप करते हैं दोस्तों। उसके बाद थोड़ा हम विषय में अंदर तक जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही गहरा विषय है। और अगर आप सदस्यों को और भी जानने की इच्छा हुई, तो फिर हम ज़रूर वापस आएँगे, एक और सोल साइकिल 3 भी कर लेंगे। पर फ़िलहाल आज जहाँ तक कोशिश हो सके, मैं इसे हर तरह से इसको क्लैरिटी से समझाने की और यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं सोल साइकिल, हालाँकि सेशन हिंदी का है, पर हम सब जानते हैं आजकल काफ़ी शब्द हम अंग्रेजी के ही यूज़ करते हैं हर भाषा में। क्योंकि जब मैंने फ्लायर डाला आत्मचक्र, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आत्मचक्र क्या है? तो मैंने बोला इसलिए मैंने ऊपर इंग्लिश में डाला सोल साइकिल। हाँ, 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 वो समझते हैं। तो ये अंग्रेजी एक ऐसी भाषा हो गई है, सो हर एक डायलेक्ट में वो घुस गया है। अब हम तेलुगु में सेशन करते हैं, वहाँ भी अगर बहुत ही डीप तेलुगु के शब्द लेके आती हूँ, तो ऑडियंस को समझ में नहीं आता। फिर मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। तो अंग्रेजी माता आ ही जाती है हर एक भाषा में। कोई बुराई नहीं है, पर जस्ट ऐसे मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। हर भाषा का एक ही उद्देश्य है, ताकि हम अपने विचार, सोच-विचार अगले आदमी तक पहुँचा सकें। तो वो कोई भी भाषा हो, हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आत्मचक्र यानी कि सोल साइकिल, अम, मैं हर बार ये बताती हूँ कि जो भी सेशन बियॉन्ड योर माइंड प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं, ये सारे आध्यात्मिक हैं। और अगर आध्यात्मिक है, तो वहाँ आत्मा का ज़िक्र होगा। पर फिर भी कभी-कभार लोग बिना जाने फ़ेसबुक में या कहीं देख के आ जाते, फिर आत्मा, ये शब्द थोड़ी घबराहट पैदा करती है लोगों के मन में। तो अगर आप ऐसे शब्द पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको पसंद नहीं है, तो दोस्तों ये आध्यात्मिक सेशन है, यहाँ तो आत्मा के बारे में ही ज़िक्र होगी। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, आत्मा बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो आपके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। अगर हमारे अंदर है तो वो इतनी बुरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम इतने बुरे हैं नहीं। अम, तो आत्मा जो शब्द है दोस्तों, ये हमारे आध्यात्मिक सोच विचार का, उसकी नींव है। तो हम हर एक मनुष्य को यही कहते हैं कि ये जो भौतिक ज़िंदगी है, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है हमारी ज़िंदगी में जानने के लिए। और वो हम तभी समझ पाते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर, हर एक के अंदर एक आत्मा मौजूद है। और आज जो हम बात कर रहे हैं, वो उस आत्मा के सफ़र के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल वो एक सफ़र ही है दोस्तों। और जहाँ तक आध्यात्मिकता का सवाल है, अगर हम ये भौतिक विश्व को अगर बगल में रख दें, तो हर एक लोक में कोई भी यात्रा होगी, वो वृत्ताकार ही होती है, यानी कि गोलाकार ही होती है। कहीं भी स्ट्रेट लाइन्स, बाकी लोकों में स्ट्रेट लाइन्स नहीं चलते दोस्तों। ये सिर्फ़ ये भूमि में ही, मतलब ये पृथ्वी के तल पर ही सब कुछ स्ट्रेट स्ट्रेट होता है। सीधी लकीरें, समानांतर लकीरें, ये हमारे पृथ्वी के डायमेंशन में ही ज़्यादा होती हैं। बाकी कोई भी लोकों में जब बातें होती हैं, काम होते हैं, सब थोड़ा घुमाव होता है उन सब में। तो इसीलिए अधिक से अधिक चीज़ें हमें साइक्लिक, यानी कि वलयाकार, वृत्ताकार, ऐसे गोल में होती हैं। तो जो आत्मा का सफ़र है, हम भौतिक रूप से तो उसे स्ट्रेट लाइन देखते हैं कि भई दिल्ली से कानपुर, तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं कि हम कैसे जल्दी से जल्दी जा पाएँ। तो यहाँ पर जानने का विषय ये है
कि स्ट्रेट लाइन से भी ज्यादा दोस्तों अगर हम सर्कुलर यानी कि गोलाकार सफर करें तो जल्दी पहुंच जाते हैं। इसीलिए शायद पृथ्वी के अलावा सब जगह प्राणी बड़े जल्दी जल्दी सफर करते हैं। हाँ, तो इस बारे में हम फिर से बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खुद ही एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमारे पृथ्वी पर क्या होता है और बाकी लोकों में क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम अलग टॉपिक रख लेते हैं, पर फिलहाल हमारे टॉपिक ना भूलें जो हमारा आत्मचक्र है, सोल साइकिल है। तो जैसे हमने कहा साइकिल, इसका मतलब हम कहीं से शुरू कर रहे हैं और वापस लगभग उसी के करीब वापस आ रहे हैं, इसलिए उसको कहा हमने चक्र, क्योंकि चक्र गोल होता है ना दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पिछले बार भी बोला था, इस ये चक्र का मतलब है कि आप गोलाकार जरूर जा रहे हो, पर आप जब गोलाई खत्म करोगे तो जहां पे शुरू हुए थे वहां नहीं खत्म करोगे। इसका यही मजाल है। तो अंग्रेजी में तो इसके लिए शब्द है स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब है कि ये 3 डायमेंशन है, कि होता गोलाई में ही होता है सफर, पर जहां से हम शुरू हुए हम वापस वहां नहीं खत्म करते, गोल होके उसी के ऊपर आते हैं, फिर से शुरू करते हैं उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी सफर करो, आप कभी भी जहां पर थे वहां पहुंचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा सफर, इसका नाम है प्रगति। और प्रगति का मतलब होता है कि कल हम जहां थे आज वहां नहीं रहेंगे। अगर कल जहां थे आज भी वहीं रहेंगे तो उसको प्रगति नहीं कहते दोस्तों। तो ये जीवन का मौलिक उसूल है कि हर क्षण हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और ये जो आत्म चक्र है ये भी हमारे प्रगति का चक्र है। और जो भी प्रगति का चक्र होता है, आप कभी भी कोई पुराने पॉइंट पे वापस पहुंचोगे नहीं। पर हालांकि आपका सफर गोलाकार हो रहा है चक्र में, पर हर एक चक्र में आप पिछले बार से बेहतर होते जा रहे हो। तो इस क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि लोग कंफ्यूजन हो जाए कि साइकिल का मतलब है ऐसे घूम के वापस वहीं आए। तो ये 2 डायमेंशन में देखने वाला चक्र नहीं है, ये 3 डायमेंशन में देखने वाला चक्र है। क्यों? क्योंकि ये चक्र ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है। तो आपने देखा यहां से निकला मेरा चक्र, और धीरे 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 देख के कहाँ पहुंच रहा है, मेरे सर तक पहुंच गया। चक्र में ही घूम रही हूँ, वलयाकार में ही घूम रही हूँ, पर प्रगति हो रही है कि नहीं? ऐसी ही होती है प्रगति दोस्तों। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप, मैं इसलिए इतना एक्शन करके बताती हूँ क्योंकि मेरे शब्द आप भूल जाएंगे, पर ये आप कभी नहीं भूलेंगे जो मैंने आपको दिखाया। तो ये पुरोगमन, एसेंशन, प्रोग्रेशन, प्रगति, ये जो भी शब्द हैं वो इसी तरह होते हैं दोस्तों। तो ये जो आत्म चक्र के बारे में हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया था, हमने ये बताया कि जब बच्चा पैदा होता है, इसी प्रकार हमारा अंश आत्मा, जो हम पैदा होते हैं आत्मा के रूप में, वहां से हमारी सफर जब शुरू होती है, तो ये चक्र जो है उसको हम 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुस्कुरा रहे हो इसका मतलब मुझे मालूम है आप लोग सब जानते हो, तो तुरंत इसको रैप कर देते हैं ताकि हम और थोड़ा। हाँ, मेरे बैक में भी सर्कल है सरोज मैडम। देखा, पूरी दुनिया गोल गोल है दोस्तों, मेरे पीछे भी कितनी सारे गोल है। दैट्स ट्रू। या तो उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो चक्र है हमारा, उसको हम 3 भागों में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हम समझ सके कि चक्र आखिर में हो क्या रहा है इस पूरी कहानी में, हमारे आत्म चक्र में। तो यहाँ पर दोस्तों, हम यहाँ पर ये भौतिक शरीर से भी उठकर बात कर रहे हैं। तो जब आत्मा अपना चक्र पूर्ण करती है, तो लगभग हर एक आत्मा 1000-1500 जन्मे ले लेती है। मैं नॉर्मल एवरेज बता रही हूँ। एक्सेप्शंस, हर आत्मा के लिए सफर में एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस के बारे में हम नॉर्मली बात नहीं करते, हम जनरली कहते हैं। 500 से लेके 1500 2000 तक जनरली आत्माएं जन्म लेती है। तो जन्म का मतलब ये हुआ कि आत्मा एक भौतिक शरीर में आई, फिर 80 90 100 साल जितने भी जीने थे खत्म किया, वापस आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली गई। उसके बाद थोड़ा आराम हो जाता है वहां पर, फिर वापस आती है, फिर घुस जाती है एक और शरीर में। तो यहाँ पर जानने वाली बात यह है दोस्तों कि जब भी आत्मा भौतिक शरीर में आकर, फिर ये उम्र हो जाने के बाद जब हम फिर से इस भौतिक शरीर को छोड़कर वापस इस पृथ्वी लोक से परे हो जाते हैं, वापस कांति लोक में चले जाते हैं, तो वो
हमारा आराम का वक्त होता है, उसको कहते हैं रेस्टिंग टाइम। तो ये जो मैं टर्मिनोलॉजीज आपको धीरे धीरे आपके पास पहुंचा रही हूँ, ताकि आपको ये भी कॉन्सेप्ट मालूम पड़े, सिर्फ सोल साइकिल ही नहीं कि बीच बीच में क्या होता है। तो ये जो जब से आत्मा पैदा होती है, धीरे धीरे न जाने कितने मानव जन्म लेते हुए इस चक्र की पूर्ति करती है। तो कभी कांति लोक में, कभी भूलोक में, ऐसे ऑल्टरनेट करते हुए, और कई कई बार इन लोगों के बीच में भी ऐसे लोग होते हैं जहां हम समय बिताते हैं। तो ये जो भौतिक जन्म होता है, वो एक भौतिक जन्म पूर्ण करने के बाद आत्मा थोड़ी बहुत थक ही जाती है दोस्तों, और हम सब जानते हैं उस थकाव का हमारे मानसिक तनाव से बहुत संबंध होता है। अगर आप जिंदगी ऐसे जीते हो कि अरे ये क्या जिंदगी है, मेरे जिंदगी में दुख ही दुख है, तो वो आत्मा बहुत थकी थकी वापस जाती है। और जब हम कांति लोक में पहुंचते हैं, वहां पर हमारे मदद करने के लिए बहुत लोग होते हैं, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है। जब हम वहां पहुंचते हैं, हम भी वैसे ही ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तो वहां हमारे पास गाइड्स होते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, और वहां हम आराम करते हैं दोस्तों। वहां आराम करके, और आराम की जो ये व्यवधि है, वो हर एक आत्मा पर अलग अलग डिपेंड करती है। कुछ लोग बड़े तुरंत ही, उनकी व्यवधि ज्यादा नहीं, उनको ज्यादा समय नहीं लगता, वो तुरंत रेडी हो जाते हैं कि कमान, चलो हम अगले जन्म के लिए तैयार हो गए हैं। तो हमने कभी सोचा कि इतना रो धो के जो जिंदगी हम बिताते हैं, थके हारे जाते हैं, वहां पर थोड़ा आराम करके हम फिर से तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये जो भौतिक रूप से मानव की जिंदगी है दोस्तों, इसका जो असल सार है, उसका जो असल उद्देश्य है, हम उन्हीं कांति लोक में रहकर उसको समझते हैं। क्योंकि वहां पर हम ये समझते हैं कि जो अनुभव के लिए ये पूरी यात्रा शुरू हुई है, तो ये जो अंश आत्मा से शुरू होकर ये जो पूरा आत्म चक्र संपूर्ण हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए ना दोस्तों। और उसका उद्देश्य यही है कि आत्मा को अनुभूतियां, एक्सपीरियंसेस चाहिए। इसी के लिए ये पूरा आत्म चक्र शुरू होता है। तो आत्मा को क्यों अनुभूति चाहिए, इसके लिए तो उसके आगे का टॉपिक फिर से सेपरेटली करना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं वो टॉपिक लेके यहाँ आ गई, तो आज ये सोल साइकिल 2 बगल में रह जाएगा। तो काफी चीजें हैं जो हमें जानना है। पर अगर किसी को इंटरेस्ट है कि आत्मा क्यों आई, तो प्लीज आप चैट में रखिएगा, उसका सेशन अलग से करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल कनेक्टेड है। पर आज तो मैंने ठान लिया कि सोल साइकिल से मुझे इधर उधर डाइग्रेस नहीं होना है, क्योंकि आज तो कंप्लीट करना ही है इसे। नहीं तो इतने इतने कॉन्सेप्ट्स आते हैं इसमें कि हर एक पे थोड़ा थोड़ा रोशनी डालना जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पूरा आत्मा का सफर है, उसका एक ही उद्देश्य है। आत्मा क्यों क्यों ये सफर शुरू करती है? अनुभवों के लिए। एक अंश आत्मा एक बच्चे की तरह है। बच्चा कितना मासूम रहता है, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको धीरे धीरे हम सिखाते हैं, ऐसा चलो, वैसा खाओ, ऐसा बैठो, ऐसा कूदो। फिर उसको स्कूल भेजते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, धीरे 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 ट्रेनिंग हो रही है। इसी प्रकार अंश आत्मा भी बड़ी मासूम नादान सी अंश आत्मा पैदा हुई। कहाँ से पैदा हुई? उन दिव्य आत्माओं से। दिव्य आत्माओं से। अब आप लोग बोलेंगे दिव्य आत्मा कहाँ से आए? फिर से वो भी अलग टॉपिक है दोस्तों, मैं आज उसमें नहीं पढ़ने वाली। जरूर बताती रहूंगी, पर मैं वहां डाइग्रेस नहीं होंगी। और जिन जिन को, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो चैट में रखिएगा। आपके चैट के हिसाब से हम आगे और टॉपिक करेंगे। नीलिमा मैडम, आपसे अनुरोध है कि अगर कोई टॉपिक के बारे में रिक्वेस्ट करता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। हम सेपरेट सेशन करते हैं ताकि आज का सेशन हम जारी रखें। तो दोस्तों, ये जो आत्मा है, बिल्कुल मासूम सी आत्मा, एकदम जिसका जन्म हुआ है, वो इतनी मासूम है जैसे कि हम हमारे मनुष्य तल पे, जिसे हम बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं मासूम, कुछ नहीं जानते, इसी प्रकार आत्मा भी कुछ नहीं जानती। तो जब मैंने कहा कुछ नहीं जानती, तो क्या नहीं जानती, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो वो नहीं जानती, वो जानने के लिए आत्मा आई है।
तो जब मैंने बोला कि आत्मा अनुभवों के लिए आई है, उन अनुभवों के लिए आई है जिससे वो अनभिज्ञ है, अनअवेयर है। तो दोस्तों, ये सफर का मकसद ये है कि वो सारे अनुभव जो आत्मा ने कभी नहीं अनुभूति की, वो सारे अनुभवों के लिए। इसीलिए हम इतने जन्म लेते हैं, क्योंकि एक मानव जन्म में ये सारी अनुभूतियां प्राप्त करना साध्य नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये जो एक दो अनुभव के लिए जो हम मानव जन्म लेते हैं, वही हमारे लिए इतना अधिक हो जाता है कि हमारे डायलॉग्स क्या होते हैं कि मेरी जिंदगी एकदम दुर्भर है, बहुत दुखी हूं। मतलब हम एक दो अनुभव, हमारे मेन थीम में ही हमारी ये हाल है। तो अगर हम सारे अनुभूतियां एक ही जन्म में अगर आए लेकर, तो देखिए आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जब हम कांति लोक में रहते हैं और अगले जन्म के लिए प्लान करते हैं, तब हमारे जो सारे गाइड्स रहते हैं ना दोस्तों, वो हमें कहते हैं कि देखो, ज्यादा मत लेना अपने प्लेट में। ज्यादा मत लेना अपने प्लेट में मतलब क्या है? ये कौन सा प्लेट है? वो जो प्लेट है उसे हम कहते हैं सोल प्लान। मैंने पिछली बार भी बताया था, सोल प्लान एक ऐसा प्लान है कि जैसे हम रोज ऑफिस में जाते हैं तो हम प्लान करते हैं ना कि आज हमें क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि चले गए वहां, चाय पिया, सबको गुड बाय बोल के वापस आ गए, इसलिए तो वो लोग नहीं देते हमें सैलरी। तो हम जाके अपना डे प्लान करते हैं ना। इसी प्रकार हर आत्मा एक जन्म लेने के पहले एक पूरी सूची बनाती है, एक पूरा प्लान रहता है उसका, एक पूरी योजना रहती है कि इस जन्म में मुझे क्या करना है। ठीक है? तो इतना कुछ रहता है उसका प्लान। तो अब लोग ये पूछ सकते हैं कि मैडम, कितना प्लानिंग होती है? कितनी प्लानिंग होती है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज चाय पीऊं, परसों कॉफी पीऊं, या फिर दाल बनाऊं या रोटी बनाऊं। इतनी प्लानिंग नहीं रहती दोस्त। प्लानिंग होती है, पर ये जो ऐसी चीजों की प्लानिंग नहीं होती। तो कौन सी प्लानिंग होती है, ये भी तो जानना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि आत्म चक्र का मकसद ही है अनुभव। तो हम क्या करते हैं कि जैसा, ये मैं नॉर्मली कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सेप्शन नहीं है। आप ये मत कहिए कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, मैं तो इस बार बहुत सारा लेके आई हूँ। आप बहुत महान हो सकते हो, पर जनरली हम एक दो थीम लेके आते हैं। जैसे इस जन्म में मैंने लिया, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक दो अनुभव मेरे लिए। अब आपको उदाहरण भी दे देती हूँ हम कैसे कैसे अनुभवों के लिए आते हैं। ये टॉपिक बहुत जरूरी है मास्टर्स। इतना जरूरी है कि अगर हम इसे समझे तो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो जैसा अगर मैं उदाहरण के लिए ले लिया, मैंने इस जन्म में, अगर मेरा सोल प्लान है कि मुझे सीखना है क्षमा। क्षमा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स लेके हम आते हैं दोस्तों कि क्षमा मतलब होता क्या है। अब क्षमा दो तरह की क्षमा। एक क्षमा करना, और दूसरा कोई क्षमा कर रहा है तो उसको रिसीव करना। दोनों ही मुश्किल है, आत्मा दोनों ही नहीं जानती। तो एक जन्म में हम दूसरों को क्षमा करना सीखते हैं, और एक जन्म में अगर लोग हमें क्षमा कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार रिसीव करें, वो भी सीखते हैं। अगर अगर थीम है प्यार, तो एक जन्म में हम आते हैं प्यार बरसाने के लिए। अगला आदमी डांटता रहे, फटकारता रहे, हम तो प्यार बरसाते ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा थीम है उसमें। और अगली बार आएंगे कि दुनिया प्यार करती है तो उसको किस प्रकार रिसीव करे। अब आप सोचते मैडम ये रिसीव करना वो तो बहुत इजी है। इजी नहीं है दोस्तों, इजी नहीं है। कोई प्यार कर रहा है तो आप देखिए कितने डाउट्स आते हैं आपके मन में। क्या इसके पास कोई एजेंडा है, मेरे से कुछ चाहता है इसलिए मुझे प्यार कर रहा है, इसकी कोई और अलग अपनी एजेंडा है। इतना इजी नहीं है रिसीव करना। जब इस मनुष्य के रूप में आकर यहाँ बैठते हैं ना, तो कुछ भी इसी नहीं होता मास्टर्स। तो इसीलिए हर एक जन्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होती है। तो ठीक है, जैसा हम उदाहरण हमने शुरू किया, क्षमा। ठीक है, अगर ये जन्म मेरा है कि मुझे सबको क्षमा करना है, क्योंकि मुझे आता नहीं है क्षमा करना, इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया है, ये एक्सपीरियंस लिया है कि कैसा होता है दूसरों को क्षमा करना। तो क्या करूंगी मैं? सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि किस माँ बाप के
घर में मैं जन्म लूं, किसके द्वारा इस भूमि पर आऊं। हर एक माँ बाप के घर में जन्म लेकर ये अनुभव मैं प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मुझे क्षमा करना है तो वहां क्षमा करने लायक परिस्थितियां होनी चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप महान गांधी जी, गौतम बुद्ध है, तो क्या क्षमा करोगे? वहां पे अवसर ही नहीं आएगा, आपको अवकाश ही नहीं आएगा क्षमा करने का। आप लोग समझ रहे हो ना? अगर आपका एक थीम है तो वहां पर परिस्थितियां भी तो होनी चाहिए ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको। अगर आप महान बुद्ध कृष्ण के घर में जन्म ले रहे हो तो किसको क्षमा करोगे? क्योंकि वो लोग पहले ही इतने इवॉल्व हैं कि वहां क्षमा करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। तो इसकी आत्मा ढूंढती है कि मेरे लिए कौन सा परिवार बिल्कुल रहेगा। वो आत्मा बहुत ही उन्नत आत्मा हो सकती है, पर वो क्या करेगी? ऐसे पेरेंट्स को चुनेगी जो बिल्कुल डांट फटकार, जहां पर रोज गाली गलौज, रोज झगड़े होते हैं। क्योंकि अवकाश, परिस्थितियां चाहिए। ऐसे फैमिली में, ऐसे माँ बाप के पास, ऐसे माँ के गर्भ में आत्मा आती है, देख कर आती है, ताकि वो समझ पाए कि मुझे ये परिस्थितियां बिल्कुल ऑटोमेटिकली मिल रही हैं। इतनी प्लानिंग होती है आत्मा के पास। अब जब आती है और जैसे ही वो पैदा होती है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको सब डांट फटकार, सब गलतियां, घर में सारे सब गुनाह करते रहते हैं। पर ये आत्मा के लिए ये सब देखते हुए कह रही, ये सब मेरे ही लोग हैं, मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं, अगर ये गलती करते हैं तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पर क्या इस आत्मा को याद रहता है? ये ही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही आत्मा इस भूमि के तल पर आती है, जैसे इस गर्भ से बाहर निकलती है मास्टर्स, काफी, जैसे मैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में इसको बहुत डिटेल में हम लोग बताते हैं स्पिरिचुअल पेरेंटिंग क्लासेस में दोस्तों, कि क्या होता है जब गर्भ में आत्मा रहती है, कौन सी चीजें, कौन सी फैकल्टीज डेवलप होती हैं, कौन सी नहीं होती। मैं उतना डिटेल यहाँ नहीं जाऊंगी। किसी को इंटरेस्ट हो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के क्लासेस तो प्लीज चैटिंग में रखिएगा। एक अलग कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आप लोग को उस ग्रुप में डालेंगे, वहां पे कॉन्वर्सेशंस में आप लोग को पार्टिसिपेट करेंगे अगर आपको स्पिरिचुअल पेरेंटिंग इंटरेस्ट है। नहीं तो यहाँ पर डिस्कशन ये चल रहा है कि बच्चे जब गर्भ में रहते हैं तो एकदम उन्हें सब याद रहता है दोस्तों। जब बच्चे पैदा होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वो हृदय से जीना कम कर देते हैं। यहाँ पर ये बात आत्मचक्र में सीखने के लिए बहुत मायने रखती है। जब बच्चा पैदा होता है तो हर एक बच्चा हृदय से ही अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। वो हंसता है तो दिल से हंसता है। हम यही कहते हैं ना, लोगों को देखो उसकी हंसी कितनी मासूम है, क्योंकि वो दिल से हंसता है, अपने अनाहत चक्र से कनेक्टेड रहता है बच्चा, बिल्कुल हमेशा। तो जब 1 2 3, करीब लगभग 3 साल तक बच्चा अपने अनाहत चक्र से जुड़ा रहता है। इसीलिए ऐसे समय पर अगर माँ के मन में कुछ भी दुख होता है तो कभी बच्चे को एकदम अपने सीने से लगा के जब माँ बैठती है या सोती है, तो माँ का अनाहत चक्र जब बच्चे के अनाहत चक्र से जुड़ता है तो वो सारा सुकून जो बच्चे के पास होता है वो माँ भी अनुभव करती है दोस्तों। तो ये एक गाइडलाइन है आप सबके लिए, या बाद में जो यूट्यूब में सुनते हैं उनके लिए भी, कि ये ध्यान रहे। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका अनाहत चक्र से उनकी जिंदगी कितनी जुड़ी रहती है। और इसीलिए माँ कभी भी दुखी रहती है तो अपने बच्चे को सीने से लगाकर इतनी राहत प्राप्त करती है, क्योंकि कनेक्शन आपका डायरेक्टली अनाहत चक्र टू अनाहत चक्र। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर यहाँ पर मैं सब आपको थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच में आपको घूट पिला रही हूँ ताकि आप समझ सको। तक अपने हृदय से जीता है तो कोई भी कर्म उसको छूता नहीं है। मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि हर एक जन्म में हम अपना कर्म धीरे धीरे अपना अकाउंट बैलेंस क्लियर करने आते हैं।
तो हर एक जन्म में हम प्रारब्ध कर्म को लेकर आते हैं। तो दोस्तों, फिर से अगर कर्म के बारे में डिटेल में जानना है तो वो भी चैट में रखिएगा, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं ले जाने वाली। कर्म अगर मैं शुरू कर दूं तो यहाँ 2 घंटे बैठेंगे। पर आत्मचक्र के साथ मुझे ये भी जिक्र करना जरूरी है। आत्मचक्र के साथ हम सबको ये 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। डिटेल में चाहिए तो हम सेपरेटली बात करेंगे। 3 कर्म के साथ 3 चीजें सबको याद रखनी है, हर एक मनुष्य को याद रखना है। एक हमारा संचित कर्म, जो हमारा टोटल बैंक बैलेंस है। दूसरा हमारा प्रारब्ध कर्म, जिसे लेकर हम आते हैं। और तीसरा हमारा ये जो नया कर्म हम इस जन्म में अपने लिए क्रिएट करते हैं, जो जाके वो संचित कर्म में जुड़ जाता है। ये टॉपिक बहुत गहरा टॉपिक है दोस्तों, हम उस टॉपिक में मैं नहीं छू रही, बस आपको बता रही हूँ कि हर एक जन्म जब हम लेते हैं, एक छोटा सा अपना थैला लेके आते हैं, वो कर्म के बड़े बास्केट में से अपने लिए थोड़ा सा लेके आते हैं कि इस जन्म के लिए मैं ये कर्म अपना क्लियर करने आया हूं। तो वो कर्म जो हम अपने साथ लेके आते हैं, वो कर्म हमारा एक्टिव नहीं होता। कब तक? जब तक हम छोटे हैं। छोटे का मतलब जब तक हम बच्चे के रूप में अनाहत चक्र के साथ जुड़े रहते हैं, कोई कर्म हमें छूता नहीं है, कोई प्रारब्ध कर्म हमारा एक्टिव नहीं होता। दोस्तों, कर्म एक इतना बहुत गहरा टॉपिक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस सुन लीजिएगा, बाद में आपको चाहिए तो अलग से कर्म के बारे में भी हम लोग सेशन कर लेंगे। पर फिलहाल ये याद रखिए कि जब बच्चा पैदा होता है 2-3 साल तक वो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता। जब मैं दिमाग कहती हूँ, मन, इसको कहते हैं मन, माइंड। माइंड का उपयोग बच्चा नहीं क्या करता। जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं कि कल खाने में क्या बनाए, अरे मैंने कल तो मेथी का दाल बनाया था, अरे बोर हो गई, अब मैं पालक का दाल। इस सब के लिए हमें मन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लॉजिक, प्लानिंग, ये सब चाहिए होता है। बच्चे कोई मन से नहीं कनेक्टेड रहते हैं, वो बस अपने अनाहत चक्र से कंप्लीटली कनेक्टेड रहते हैं। अनाहत चक्र जो होता है दोस्तों, वो उसको कहते हैं उच्चतम चक्र। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब न्यूनतम चक्र, ऐसा नहीं। पर ये जो हमारे चक्रों का ये जो व्यवस्था है, जैसे चक्रों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चक्र सिस्टम जो हमारा 7 चक्र है। एक बार मैं जल्दी से दोहरा देती हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो एक बार सुन लेंगे, जो जानते हैं उनके लिए एक और बार रिवीजन हो जाता है। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे सबसे नीचे जो हमारा चक्र होता है, वो उसको कहते हैं मूलाधार। नाम में ही उसका देखिए मतलब है, मूल, आधार। मूल मतलब सबकी नींव, आधार आपकी जिंदगी के आधार है वो। उसके ऊपर मानव जन्म पूरा टिका हुआ है, इसलिए मूलाधार। और यहाँ पे हम लोग के क्या अंडरस्टैंडिंग, अरे मूलाधार चक्र वो तो नीचे वाला चक्र है, मैं तो उससे कभी के बाहर निकल गई। मैं आध्यात्मिक लोगों से बात करती हूँ, मूलाधार चक्र की कोई वैल्यू नहीं है। अरे मूलाधार चक्र इट्स अ वेरी स्मॉल चक्र, आई एम इन सहस्त्रारा। अभी सबको सहस्त्रारा में रहना है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। आजकल फैशन हो गया है, मैं अनाहत में हूं, मैं विशुद्ध में हूं, मैं सिर्फ आज्ञा चक्र यूज करता हूं, मैं सहस्त्रारा। ऐसा नहीं होता। अगर हम चक्र की व्यवस्था नहीं समझ पाए तो इस जिंदगी को हम ढंग से जी नहीं पाएंगे। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है कि कोई भी बुरा अच्छा नहीं होता, सब कुछ, हर एक चीज की अपनी अपनी उसका उपयोग होता है, अपना अपना प्रयोग होता है। तो मूलाधार चक्र जितना इंपॉर्टेंट है, सहस्त्रार चक्र भी उतना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सहस्त्रार चक्र यहाँ है तो बहुत बड़ी बात हो गई, मूलाधार चक्र नीचे है तो बड़ा तुच्छ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी कम है, इसलिए हम बिल्कुल सारा प्लॉट गेम भूल जा रहे हैं। तो थोड़ा चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। किसी को अगर चक्र व्यवस्था के बारे में डिटेल से जानना है तो दोबारा चैट में रख दीजिए, हमारी नीलिमा मैडम नोट कर लेंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है। पर फिलहाल इसको थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि हम अपने टॉपिक से समझ पाए, क्योंकि यहाँ बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी चीजें हैं बात करने के लिए, पूरे दिन बैठ जाएंगे तो भी शायद टाइम कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों जी, चक्र व्यवस्था में जैसे मैंने बताया, मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपूरक चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र जो हमारे हृदय के पास है, उसके बाद यहाँ पर विशुद्ध चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र, उसके बाद ऊपर सहस्त्रार चक्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 7 ही चक्र होते हैं,
बहुत है, ऊपर नीचे, हमारे पैर के नीचे चक्र होते हैं, ऊपर भी होते हैं, पर फिलहाल हम उतना ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये 7 चक्र से पाला पड़ गया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बाकी चक्र कहाँ याद रखेंगे। इसीलिए हम लोग इतनी ज्यादा बात नहीं करते। पर दोस्तों, फिलहाल बिल्कुल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उसके बारे में ज्यादा बोलूंगी नहीं। अगर आपने नहीं सुना तो ये जान लीजिए कि इस समय में, मैं हर बार बोलती हूँ, इस समय में, आपको मालूम है ना इस समय में क्या हो रहा है? एसेंशन हो रहा है। अगर आपने एसेंशन का वर्ड नहीं सुना तो वो भी चैट में रख दीजिएगा। पर अगर आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर एसेंशन हो रहा है, प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो रहा है दोस्तों। ये हर एक आध्यात्मिकता में जो जिन्होंने भी पैर रखा उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे समय पर हमारे डीएनए में, हमारे शरीर में, हमारे चक्र व्यवस्था में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने नहीं सुना, तो यहाँ पर मतलब हमारे अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र के बीच में एक ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं थैलेमस ग्लैंड। उस ग्लैंड के पास एक नया चक्र उद्भव हो रहा है। सबके पास है? नहीं, डेवलप हो रहा है। किस पर निर्भर करेगा? वो आपके सोच पर, आपकी जिंदगी पर, आपके उसूलों पर, आप किस प्रकार अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, और काफी लोग महसूस भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं हायर हार्ट चक्रा। तो बहुत जल्दी आप किताबों में भी अब देखना शुरू करोगे कि अब 7 चक्र नहीं, 8वां चक्र के बारे में भी लोग जिक्र कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं हायर हार्ट चक्रा। और ये कहां पर है? आपके हार्ट चक्र और विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र के बीच में, यहां पर होता है थैलेमस, ये जो आपका ग्लैंड है। और यहां पर उसके पास जो चक्र व्यवस्था स्टार्ट हो रही है, क्यों स्टार्ट हो रही है? फिर से उसका आंसर है एसेंशन टॉपिक। और एसेंशन टॉपिक में जब भी मौका मिले आपके पास आने का, मैं बताऊंगी कि क्यों ये हार्ट चक्र डेवलप हो रहा है। ये टॉपिक अलग है। पर फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं इस चक्रा सिस्टम में, मैं आपको इसलिए मैंने ये सारे चक्र के बारे में मैंने बताया कि पहले 3 चक्र जो होते हैं दोस्तों, हम इस मानव शरीर में सिर्फ उसका उपयोग करते हैं, सिर्फ उसी का उपयोग करते हैं। ये बात आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हमें एकदम अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मानव जन्म इन 3 चक्रों के आधार पर चलता है। कब? जब से हम अपने मन का उपयोग करना शुरू करते हैं। तो लगभग 4 साल की उम्र से बच्चा भी धीरे 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 अपने मन का उपयोग करना शुरू करता है। तो तब तक वो अनाहत चक्र से जुड़ा रहता है। पर जैसे ही मन मन का उपयोग करना हम शुरू करते हैं, हम सीधा पहले 3 चक्रों के माध्यम से अपनी जिंदगी जीते हैं। ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों। और इन तीनों चक्रों में ही हमारी जिंदगी चलती है। मूलाधार चक्र में, स्वाधिष्ठान चक्र में, और मणिपूरक चक्र में। तो ये जो हमारे कर्म हम लेकर आते हैं अपने साथ, जिसको मैंने बताया था ना कि प्रारब्ध कर्म, जो प्रारब्ध कर्म की पोटली लेकर हम इस जन्म में, मानव जन्म में आते हैं, वो कर्म कब एक्टिवेट होता है? जब आप मन का उपयोग करना शुरू करते हो। जब तक आप मन का उपयोग नहीं करते, कोई कर्म का अनुभव आप नहीं करेंगे। अगर आप पूरी जिंदगी हृदय से जिंदगी व्यतीत करोगे तो कोई कर्म का आभास आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे कर्म हमारे ये 3 चक्रों के इर्द गिर्द रहते हैं। तीनों चक्रों के इर्द गिर्द क्या होता है? पहले 3 चक्रों के इर्द गिर्द हमारा मन रहता है। हम सब सोचते हैं हमारा मन यहाँ रहता है, इधर रहता है। नहीं दोस्तों, पहले 3 चक्रों के चारों ओर हमारा मन 3 लेयर्स में बटा रहता है। मूलाधार चक्र के चारों ओर, स्वाधिष्ठान चक्र के चारों ओर, मणिपूरक चक्र के चारों ओर। तो मन जहां रहता है, कर्म भी वहीं पर जुड़े रहते हैं। जैसे ही बच्चा 4 साल 5 साल का होता है, अब धीरे धीरे सोचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दुनियादारी, इसे ही कहते हैं ना हम, दुनियादारी।
उससे अच्छा बात करो, इससे बुरा बात करो, इससे द्वेष करो, उससे प्रेम करो। ये जो सारे लॉजिक हैं, ये सारे मन से होते हैं दोस्तों। तो जब हम ऐसी दुनियादारी शुरू करते हैं, वहीं से हमारे कर्म एक्टिवेट होने लगते हैं। ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आत्म चक्र में हमारा मेन पर्पस क्या हुआ? यहाँ पर जन्म लेना। और जन्म हम क्यों लेते हैं? अनुभवों के लिए लेते हैं। और अनुभव अनुभव हम कैसे प्राप्त करते हैं? इस कर्म के चक्र के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कर्म की पोटली आपने बांधी, क्योंकि एक बड़ा बास्केट है जो आपका मेन अकाउंट है, वहां से आप एक छोटी सी पोटली ली आपने, उसके हिसाब से आप अपना सोल प्लान बनाते हो कि ठीक है, ये मेरी पोटली क्या है? इस पोटली में मुझे क्षमा करना सीखना है। क्यों मेरी पोटली में क्षमा करना लिखा है? इस पर थोड़ा गौर करते हैं। हम क्षमा करना सीखने क्यों आए हैं? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में किसी को क्षमा नहीं किया। हम बहुत ही सख्त थे, लोग गिड़गिड़ाते थे, उन्होंने सारे पश्चाताप किए, पर हमने कभी क्षमा नहीं किया। तो ये क्षमा करना भी एक प्रकार की अनुभूति है, एक्सपीरियंस है। तो जब हम अपने जन्म देखते हैं, अपनी सारी सिनेमा रील देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ना दोस्तों, जब हम जन्म पूर्ण करके, मानव जन्म पूर्ण करने के बाद जब हम कांति लोक में वापस जाते हैं, तो आराम करते हैं पहले। बिल्कुल जो थकावट रहती है, वो सारी पूरी होने के बाद हम सबको एक थिएटर रूम में लेकर जाया जाता है। उस थिएटर रूम में आप अपनी सारी पिक्चर देखते हो। जो जन्म आप पूर्ण करके आए हो, उसकी पूरी फिल्म लगती है वहां पर। जब से आपने होश संभाला और जब तक आपने आखिरी श्वास गिना, आप पूरी पिक्चर देखते हो। और उस पिक्चर को देखते हुए कभी आप मुस्कुराते हो कि अरे वाह, ये तो मैंने बड़ा अच्छा निभाया। और कभी आप दुखी होते हो कि अरे रे, मैं फेल हो गया, मैं तो गया था ये सीखने के लिए और मैं भूल ही गया। तो वो पिक्चर देखते हुए हमें बहुत ग्लानि होती है दोस्तों, कि हम जिस उद्देश्य के लिए गए थे, कभी कभी वो उद्देश्य हम पूर्ण किए बिना ही वापस आ जाते हैं। और कभी जो हमारे सोल प्लान में लिखा ही नहीं था, वैसे काफी चीजें हम करके आते हैं। गलत बात नहीं है करना। आप क्षमा करने के लिए आए थे, पर आपने घृणा करना सीख लिया। तो आप वापस जाके जब अपनी पिक्चर देखते हो, उसमें देखते हो अरे मैं उससे कितना घृणा करता था। क्यों करता था? क्योंकि मैं कभी समझा नहीं कि अगर कोई किसी से घृणा करता है तो उसको कितना बुरा लगता है। चलो इस बार मैं जन्म लेने जाता हूँ, अब इस बार लोग मुझसे घृणा करेंगे और मैं एक्सपीरियंस करूंगा कि कैसा लगता है जब कोई मुझे घृणा करता है। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि कोई भी चीज गलत नहीं है। अगर हमें मालूम होता कि जब कोई घृणा करता है आपसे, कोई हेट करता है तो कितना दुख पहुंचता है, तो क्या हम उनको हेट करते? नहीं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं कि उसकी एक्सपीरियंस क्या होती है। इसीलिए हमें दोनों तरफ से एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एक बार हम घृणा करते हैं और दूसरी बार हम घृणा के पात्र होते हैं। तो पूरी हर एक मानव जन्म में हम हर एक अनुभव के दोनों तरफ रहकर उसको समझते हैं। हर एक। इसीलिए कोई एक्सपीरियंस बुरा, अच्छा, गलत, सही, आध्यात्मिक मार्ग पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते ही नहीं है, क्योंकि अंत में ये सारे सिर्फ अनुभव मात्र ही हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हर एक जन्म में आत्मा एक अलग थीम लेकर, एक अलग शरीर लेकर, एक अलग परिवार लेकर, एक अलग समाज लेकर, एक अलग देश लेकर, एक अलग ही परिस्थितियों को लेकर, जिस अनुभवों के लिए वो आता है, उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो डटा रहता है। पर माया के कारण सोल प्लान वो भूल जाता है। सोल प्लान वो भूल जाता है, क्योंकि खेल तो वही है ना। अगर आपको सब याद रहेगा तो आप तो बिल्कुल सब कुछ ठीक करके वापस आ जाएंगे ना। तो यहाँ पर फिर अनुभव क्या है? अनुभव वो होता है जो परिस्थितियां देती हैं आपको। तो यहाँ पर ये जो खेल खेलने आप आए हैं, उसका रूल है कि आपको याद नहीं होगा कुछ।
फिर बिना याद रखे आप कितना निभाते हो। तो आप सब ये पूछ सकते हैं कि मैडम अगर मैं सब भूल गया तो फिर मैं अपना सोल प्लान कैसे करूंगा? तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियों में तुमने जन्म लिया है वो परिस्थितियां तुम्हें सिखाने आती हैं। तुमने उन परिस्थितियों का चयन किया है, तुमने चूज किया है उन परिस्थितियों को, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम भूल जाओगे। पर जो परिस्थितियों का चयन करके तुमने जन्म लिया, वो परिस्थिति तुम्हें बार बार अवकाश देगी। कौन सा? क्षमा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा थीम था क्षमा करना। तो बार बार तुम्हारे पास लोग आएंगे गलतियां करते हुए। क्या तुम क्षमा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें याद नहीं है। पर फिर भी रिपीटेड थीम, बार बार लोग गलतियां करेंगे और आपसे इस बार क्षमा कर दो, अगले बार नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं। ऐसा जब होता रहता है, कई बार हम एक सारा जन्म बिता देते हैं पर समझ नहीं पाते। पर वापस जाकर जब पूरी पिक्चर देखते हैं कि अरे मैं गया किस लिए था और क्या करके आ गया, फिर तैयार हो जाते हैं, नहीं भाई हम तो इस बार तैयार है, इस बार भूलेंगे नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं दोस्तों? आत्मचक्र बताने का मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि सोल प्लान तो हमें याद रहेगा नहीं, क्योंकि ये इस भूमि तल का नियम है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड्स है हमारे भूमि के चारों ओर, उसका काम ही ये है कि जैसे ही आते हैं हम इस माया में फंसते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, पर अगर आपकी जिंदगी में एक ही तरह की चीजें बार बार आ रही हैं, तो वो आपके लिए संदेश है कि वहां आपको या तो कुछ बदलना है अपने आप में, या कुछ सीखना है। कई लोग कहते हैं पता नहीं मैडम मेरा तो दुर्भाग्य है, मैं इतना काउंसलिंग करती हूँ, मैं इतने लोगों से मिलती हूँ दोस्तों, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। लोग कहते हैं पता नहीं मैडम मेरी जिंदगी में इतना दुर्भाग्य क्या है, जो भी लोग आते हैं मैडम कोई मुझे प्यार देता ही नहीं है। ना मेरे माँ बाप ने प्यार दिया, ना मेरा पार्टनर मेरे से प्यार से बात करता है, आखिर के बच्चे मैं उनको इतना प्यार करती हूँ पर कोई भी एक बात मेरे से प्यार से नहीं करता मैडम। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सृष्टि आपकी शत्रु है? क्या पूरी दुनिया आपकी शत्रु है? नहीं, ये आपको याद दिला रही है कि यहाँ पर आपको कुछ करना है। इसीलिए बार 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 परिस्थितियां आपको याद दिला रही हैं कि ये आपका सोल प्लान है। सोल प्लान है। क्यों? क्योंकि आपको अब सीखना है कि कैसा लगता है जब कोई प्यार नहीं करता, कैसा लगता है, क्योंकि सब कुछ अनुभव है दोस्तों। हर तरफ से इस आत्मा को अनुभव करते हुए प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। अनुभव और प्रगति का क्या संबंध है? प्रगति कौन सी प्रगति है? पैसा कमाना प्रगति है क्या दोस्तों? कारों की कतार लगाना प्रगति है क्या? अगर भौतिक जिंदगी में इसको प्रगति कहते हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल सब कुछ हम भूल गए हैं। प्रगति का मतलब होता है ज्ञान, विस्डम, विवेक। और विवेक किताबों से नहीं आती। किताबें आपको जस्ट ज्ञान देती है, पर विवेक में ज्ञान तभी बदलता है जब उसका उसकी अनुभूति, उसका अनुभव हमें होता है और उसको हम जिंदगी का भाग बना लेते हैं। नहीं तो वो किताबी ज्ञान ही रह जाता है। हम कितने किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक किताबें हम इतनी सारी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगी किताब पढ़ी, रख दी उसको कबर्ड में, उसके बाद कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं। क्या फायदा? वो आपका विवेक नहीं बना, वो सिर्फ किताबी ज्ञान था। विवेक कब बनता है? जब आपने एक 200 पेज की किताब पढ़ी और वो किताब बंद करने के बाद आप 5 मिनट बैठ के सोचे, वो एक चीज मुझे कौन सी इस किताब से सीखनी है। अगर आपको सीखने का दिल है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में उसको प्रैक्टिकली अपना सकूं, तब वो आपका विवेक बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अनुभूति आपके आत्मा तक पहुंचती है। आत्मा तक पहुंचने का एक ही माध्यम है, अनुभव। और जैसे जैसे आत्मा अनुभूति प्राप्त करती है, वैसे वैसे आत्मा मेच्योर होती जाती है। मेच्योर। सो इसीलिए मैंने पिछली बार बताया था आपको, बाल अवस्था से प्रौढ़ावस्था। ये नहीं कि आत्मा साइज में बड़ी हो रही है, आत्मा साइज में नहीं बड़ी होती, क्योंकि उसका कोई साइज ही नहीं है। आत्मा एक शिशु अवस्था से, जैसे मैंने बताया था 3 अवस्था,
एक शिशु अवस्था हुआ, एक प्रौढ़ावस्था हुआ, एक वृद्धावस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंट सोल, अ मैच्योर सोल एंड एन ओल्ड सोल। यही है ना 3 कैटेगरीज। तो क्या अंतर है? अंतर ये है कि अनुभवों में आत्मा अनुभव जोड़ते हुए मैच्योर होती है, और अनुभव जोड़ते हुए और ऐसे ऐसे करके कैटेगरी से कैटेगरी होते हुए आत्मा तीसरे कैटेगरी में वृद्धात्मा की दशा में चली जाती है। जो जो आत्माएं वृद्धात्मा की दशा में रहती हैं दोस्तों, वो काफी अनुभव प्राप्त किए हुए होते हैं, और अब उनके पास बहुत ही चंद अनुभव बचे हुए रहते हैं। इसीलिए ऐसे अनुभव पूर्ण या अनुभवशाली आत्माओं से जब आप बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका भी अलग होता है, उनके जीने का तरीका अलग होता है, उनके प्रायोरिटी अलग होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। अभी आप बोलोगे, आपकी प्रायोरिटी कुछ अलग होगी और वो लोग कुछ अलग ही बात करते रहेंगे। तो कैसे पहचानोगे आप आत्माओं को? आत्माओं से जब आप, एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है, तो उसके बात से, उसके चलन से, उसके प्रायोरिटी से, उसके प्रेफरेंसेस से आपको मालूम पड़ जाता है आत्मा कौन सी दशा में है। पर कोई भी महान नहीं है, कोई बुरा नहीं है। वृद्धात्मा तक पहुंचने के लिए हर एक आत्मा को हर एक दशा को पार करके जाना ही है। ऐसा नहीं कि आत्मा पैदा होते ही वृद्धात्मा बन जाती है, नहीं। तो किसी को भी नीचा नहीं देखना है कि अरे ये तो अभी भी भौतिक चीजों में डूबा हुआ है। आप भी एक समय पर वहीं थे, वहीं से आपकी यात्रा शुरू हुई। और काफी लोग कहते हैं मैडम मैं तो सबको ध्यान सिखाना चाहता हूँ, कोई बदल ही नहीं रहा। कोई जबरदस्ती बदलाने की बात नहीं है दोस्तों। आप भी नहीं बदले, आप सिखाओ, आप बताओ, आपका धर्म है कि लोगों को याद दिलाना कि ध्यान भी कोई चीज है भैया। अगर आपके मन में अशांति है तो आओ ध्यान करो। बस बताना आपका काम है, किसी को फोर्स करना नहीं है, और उसके कारण परेशान होना तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप बालावस्था में जो आत्मा है उनके पास जाके आ जाओ ध्यान करेंगे, बोला जाओ यार मुझे तो बहुत बहुत काम करना है, पार्टी जानी है मुझे, मेरी तो 2-2 पार्टियां हैं, आज रात को 2 बजे तक मुझे पीना है। उनकी जिंदगी अलग है, वो बिल्कुल भौतिकता के लिए आए हैं वो, और वो सही है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। तो कभी भी किसी को जज मत करिएगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ, क्योंकि मैं रोज एकदम बिल्कुल मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ते पढ़ते उठता हूँ और रात को मैं 3 घंटे ध्यान करके सोता हूँ। अच्छी बात है अगर आप करते हो, क्योंकि आप जिस अवस्था में हो आपको करनी चाहिए। अगर आप नहीं करो तो शर्म की बात है। पर अगर दूसरा नहीं कर रहा तो जज मत करिएगा, क्योंकि इस आत्म चक्र में कौन किधर है किसी को नहीं मालूम। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था पांडवों के बारे में, हमारी कॉन्सेप्शन, हमारी सोच क्या थी? पांडव कितने एकदम इतने महान लोग हैं। हाँ महान लोग हैं, क्योंकि वो अंश आत्माएं थी, बिल्कुल दिव्य आत्माओं से अभी उनका जन्म हुआ। तो जो बाल अवस्था में आत्माएं रहती हैं उनकी बातें एकदम डिवाइन होती हैं, क्योंकि वो अभी आए निकले हुए वहां से, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। वो बिल्कुल दिव्यता वो सिर्फ एक ही जानते हैं, जो परम पूजनीय हमारा परमात्मा के जो गुण है वो उन गुणों से निकल के आए हैं। अगर आप उनके साथ छल भी करोगे तो वैसे ही हंसते रहेंगे। और हम कहते हैं देखो कितना भोला है, कितना मूर्ख है। वो मूर्ख भी नहीं है, वो भोला भी नहीं है, वो दिव्य आत्मा से अभी आया है। अभी उसने दुनियादारी देखी नहीं है, जस्ट उसको 500 जन्म दे दो, उसके बाद देखो वो क्या करता है। वो आपसे भी बढ़ चढ़ के निकल जाएगा। तो ये जो अंशात्माएं होती हैं वो धीरे धीरे सीखती है, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता। कैसे सीखती है? 2-4 थप्पड़ इधर 2-4 थप्पड़ उधर लगते हैं, धीरे धीरे हर एक जन्म में एक ठोकर इधर 2 ठोकर उधर। अच्छा, ये होती है दुनियादारी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? धीरे धीरे, जैसे बच्चों के साथ होता है, मैंने बताया ना आपको, बच्चे दिल से जीते हैं, हृदय से। इसी प्रकार ये जो दिव्यात्माओं से अंशात्माएं आती हैं सारे अनाथ चक्र से जुड़ी रहती हैं। इसीलिए जब चाहे तब वो एकदम आराम से दिव्यता से कनेक्ट हो जाते हैं वो। इसीलिए पांडव जैसे जैसे तपस्या के लिए चले जाते थे, हर एक का एक दिव्यात्मा से कनेक्शन, हर एक का हम जानते हैं। देखिए अर्जुन, इंद्र के साथ कनेक्शन, हर एक पंच पांडवों का दिव्य आत्माओं के साथ कनेक्शन हमें महाभारत में देखा है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ पांडवों का ही कनेक्शन होता है क्या? बाकी लोग का कनेक्शन नहीं होता? ऐसी बात नहीं है। हर एक के पास पूर्णात्मा होती है, आपके पास पूर्णात्मा है, मेरे पास पूर्णात्मा है।
वो जो कनेक्शन हमें महाभारत में दिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पूर्णात्मा और अंशात्मा का कनेक्शन। पर जब आप अंशात्माओं के कैटेगरी में रहते हो, अपनी पूर्णात्मा से तुरंत कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्योंकि अभी आप दिव्यता से भरे हुए हो, क्योंकि आप फिलहाल अनाहत चक्र से काम कर रहे हो। अभी आपने अपने मन का प्रयोग नहीं किया। हर एक चीज के लिए आपने स्कीमिंग प्लानिंग नहीं शुरू की। अरे उसने मेरे 2 लड्डू चुरा लिए, अगले बार देखना जब लड्डू का डब्बा आएगा मैं 4 चुराऊंगा। तो इसके लिए बहुत प्लानिंग चाहिए होती है दोस्तों। आप हृदय से कनेक्ट होके लड्डुओं की चोरी नहीं कर सकते। उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, उसके लिए मन चाहिए होता है। तो इसलिए जब अंशा जो बच्चों की अवस्था होती है, जब अंशात्मा आती है, जो पहली कैटेगरी जिसमें 400-500 जन्म तक ले लेता है एक आदमी, एक आत्मा, तो उसके पीछे इतनी कहानी है। तो महाभारत में अगर पंच पांडव उस दशा में थे, बालावस्था वाले, तो जब चाहिए तब वो आराम से अपने पूर्णात्मा से कनेक्ट कर लेते थे। अब अर्जुन ने तो पाशुपतास्त्र क्या क्या, ब्रह्मास्त्र, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने प्राप्त की। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्णात्मा से हमेशा कनेक्शन में रहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप अपने पूर्णात्मा से कनेक्ट रह पाओ, तो जिंदगी के सारे रहस्य, इस सृष्टि के सारे रहस्य आपके पास हमेशा खुले खुले किताब की तरह मौजूद रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पंच पांडवों के लिए वो पॉसिबल था, किसी के लिए भी पॉसिबल है। क्योंकि हर एक, जैसे हर एक बच्चे के पास माँ बाप होता है ना, इसी प्रकार हर एक अंशात्मा के पास एक पूर्णात्मा होती है, नहीं तो हम पैदा ही नहीं होते। बस अंतर ये है कि वो पहले कैटेगरी में, वो बालावस्था वाले कैटेगरी में आत्माएं एकदम हृदय से कनेक्टेड रहकर अपने पूर्णात्मा से कांस्टेंट कनेक्शन में रहती है, इसलिए वो एकदम दिव्यता महसूस करती हैं और उनको दिव्य संदेश एकदम कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे छल कपट दुनियादारी में जन्म लेते लेते धीरे धीरे उनका मन भी काम करने लगता है। मन कहाँ रहता है? पहले 3 चक्रों के इर्द गिर्द। तो धीरे धीरे जन्म लेते हुए हम धीरे से अनाहत चक्र से नीचे के 3 चक्रों तक आ जाते हैं, और वहां होती है हमारी पूरी दुनियादारी, पहले 3 चक्र में। ये पूरे आत्म चक्र का खेल ही है, अनाहत चक्र से आना, इन 3 चक्रों को पूरी तरह समझना। कौन से 3 चक्र? वो 3 चक्र जिसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुरक, अरे वो तो वेस्ट है। वेस्ट नहीं है दोस्तों। जिंदगी को, मानव जिंदगी को अगर अच्छी तरह जीना है, तो पहले 3 चक्रों को समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर किसी को भी इंटरेस्ट है पहले 3 चक्रों में किस प्रकार जीना है, तो चैट में रखिए, नीलिमा मैडम नोट करेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं यहाँ कवर नहीं करूंगी। फिलहाल फर्स्ट 3 चक्रास हमारे मनुष्य के जन्म के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनाहत चक्र पे काम करने के लिए कुछ नहीं बचा। अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ये चक्र हमेशा खुले ही रहते हैं, पर हम कनेक्ट नहीं कर पाते वहां तक। क्यों? क्योंकि इन 3 चक्रों में हम उलझे हुए हैं दोस्तों, एकदम उलझे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जानकर फेंकने वाली चीजें नहीं है, इसको अपने निजी जिंदगी में प्रयोग कीजिएगा। हर कदम जो आप जिंदगी में उठाते, सोचिए आज क्या सीखा मैंने, मैं कहाँ से जी रहा हूँ, हृदय से जी रहा हूँ, मन से जी रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे में। ये सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं है दोस्तों, या फिर कोई ने, किसी ने चैनल कर दिया, अरे पता नहीं किसने चैनल के, किसी ने भी किया हो, हमारे लिए किया है, हमारे जिंदगी को सरल बनाने के लिए किया है। किस प्रकार सरल होता है? जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है दोस्तों, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, अपने आप। और जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, सब कुछ एकदम कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो जब हमारे फर्स्ट कैटेगरी होती है, जो हमारे इन्फेंट सोल, बालावस्था, वहां से हम धीरे धीरे जब वो पूर्ण करते हैं, कब पूर्ण करते हैं? जब बिल्कुल अच्छी तरह से हम पहले 3 चक्रों में डट जाते हैं, मन पूर्ण रूप से काम कर रहा है, तब हम सेकंड कैटेगरी में होते हैं। और वो सेकंड कैटेगरी है प्रौढ़ावस्था, एडल्ट सोल, मैच्योर सोल, वो दूसरी कैटेगरी है। यहाँ पर आपको वो सारे कैटेगरी के लोग
जिसको देखकर आप हंसते हैं कि क्या ये लोगों की जिंदगी कैसी है, अरे इसको तो जीना ही नहीं आता, कितना दुष्ट आदमी है, मैं घृणा करता, ऐसी सारी कैटेगरी ये एडल्ट सोल वाली कैटेगरी। बिल्कुल दुनियादारी में फंसे रहते हैं, इनको एक ही है, भौतिकता भौतिकता भौतिकता। सुबह उठते हैं तो भौतिकता के लिए उठते हैं, जो करते हैं वो भौतिकता के लिए करते हैं। क्या भौतिकता के लिए करना? इनका जो सोल प्लान होता है वो बिल्कुल यही सीखने के लिए होता है कि भौतिकता में रहना होता क्या है। पैसा कमाओ, जैसे भी कमाओ, लूट के कमाओ, मार के कमाओ, कुछ भी कमाओ, कमाओ। ऐसी सोच, मुझे पावर चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, ऐसे सारे सोच ये दूसरे कैटेगरी में होते हैं। क्या ये सारे लोग बुरे हैं क्योंकि उनकी सोच ऐसी है? नहीं दोस्तों, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है द्वंद्वता। ये पूरे मानव जन्म का ये जो सार है वो है द्वंद्वता। मानव जन्म का मतलब ही द्वंद्वता। अगर काला है तो सफेद है, अच्छा है तो बुरा है, हर पहलू के दो, हर सिक्के के दो तरफ, वही उसको ही कहते हैं द्वंद्वता। तो मानव जन्म हम इसलिए देखते हैं ताकि हम हर एक सिक्के के दोनों तरफ को अनुभूति प्राप्त कर सके। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये जो बीच का ये जो सेकंड कैटेगरी है प्रौढ़ावस्था, इसमें हम बिल्कुल द्वंद्वता में घुस जाते हैं। उस दलदल में हम इतने घुसे रहते हैं कि इस समय कोई भी आकर हमें बोले कि ये काम नैतिकता का नहीं है, मॉरल नहीं है, तो भी हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि उस समय हमें वही सीखना है कि द्वंद्वता के दलदल में फंसे रहने के अनुभव को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए कौरव इस कैटेगरी में थे। श्री कृष्ण भगवान कितने बार आकर उनको बोले कि भाई गलत कर रहे हो यार। नहीं, मैं एकदम ठीक हूं। कहा ठीक है, पूरा राज्य रख ले, बस उनको 5 गांव दे दे। पर उन्होंने क्या कहा? नहीं, मैं इतनी भी जगह नहीं दूंगा। ये दूसरे कैटेगरी वाले बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि खाने के लिए मुझे इतना नहीं, पूरी दुनिया का खाना मेरे को चाहिए, पूरे दुनिया का पैसा मुझे चाहिए। ये सेकंड कैटेगरी वाले होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सेकंड कैटेगरी में दुनियादारी, भौतिकता, यही इससे यही एक्सपीरियंस करने आते हैं। और इसका टिपिकल एग्जाम्पल हमने देखा, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो है कौरव। ये सब करते 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 फिर से ये कोई एक जन्म नहीं होता दोस्तों, कितने 100, 150, 500 जन्म हो जाते हैं इस सेकंड कैटेगरी में। और इसमें जीते जीते एक दिन हम ही अपने आप को देखकर थक जाते हैं। थक जाते हैं। थकने के पहले और भी काफी चीजें होते। आप लोगों ने अगर पतंजलि के योग सूत्रों को कभी पढ़ने की कोशिश की तो सबसे पहला श्लोक, आपको ज्यादा आगे भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। सबसे पहले श्लोक में ही उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिकता में लोग कैसे आते हैं। 100% तो नहीं, पर 99% लोग आध्यात्मिकता में किस प्रकार आते हैं। भौतिकता में रहते हुए जब सब कुछ उनके चारों ओर टूट कर बिखर जाता है, तब भौतिकता से उनका विश्वास उड़ जाता है। जब विश्वास उड़ जाता है तो दो चीजें होती हैं। एक, जो धैर्यवान होता है वो सोचता है कि नहीं, ये नहीं है जिंदगी, कुछ और ही है, और वो उस और कोई सत्य के सर्च में, उसकी खोज में निकल पड़ता है। या वो अंदर की तरफ जाए, वो या बुद्ध भगवान की तरह जंगलों की तरफ जाए, कहाँ जाए इसकी बात नहीं है। तो दूसरा कैटेगरी वो होता है जिसके पास धैर्य नहीं होता और वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। ये सब चीजें होती हैं दोस्तों। तो हम दूसरी वाली तो बात नहीं करते, क्योंकि आप अगर जिंदगी खत्म भी करना चाहो तो कहीं नहीं जाओगे, वापस यहीं आना है। तो वो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। मनुष्य के पास जिंदगी खत्म करने की ऑप्शन, नो ऑप्शन, एकदम नो ऑप्शन। क्योंकि जहां आपने खत्म किया वहीं से शुरू करना पड़ेगा, तो आप कहीं भाग नहीं सकते। इस गेम से भागना चॉइस ही नहीं है, आपको डटकर खेलना पड़ेगा। आप कैसे भी खेलो, आप चीटिंग करके खेलो,
आप बिल्कुल मॉरल खेलो, डजंट मैटर, पर खेलना तो है, गेम होने तक खेलना है बस। और जो भी प्राणी गेम होने तक डट कर खेलता है, बस अच्छी जिंदगी जी ली, वही उसको कहते हैं अच्छी जिंदगी। जो बीच में भाग गया उसको कहते हैं नहीं, रॉन्ग। तो जैसे भी जिंदगी आप जी रहे हो, ये तो मनुष्य है जो लेबल करते हैं, ओ वो अच्छा, ये बुरा है, इसकी जिंदगी अच्छी है। नहीं मास्टर्स, जो भी आत्मा इस मनुष्य की जिंदगी को जितने भी साल है उसको पूर्ण करके वापस जाती है, वो सारे सक्सेसफुल है, वो सब टिक, सारे के टिक है। क्योंकि गलत और सही कुछ नहीं होता। आप इस आत्म चक्र को 1500 जन्म में खत्म करो या 5000 जन्म में खत्म करो, आपकी इच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हमको क्या दिया है सृष्टि ने? फ्री विल, स्वेच्छा शक्ति। आपकी इच्छा, आप हर जन्म में जो चाहे वो करो, वापस जाके पिक्चर देखो, फिर आओ, फिर से कुछ भी करो, आप कोई नहीं रोकेगा। आपको इसकी पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, कोई आपको जज नहीं करता। अगर आपको ये धरती बहुत अच्छी लगती है, पैसा बहुत अच्छा लगता है, कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं है। पर आत्मा जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करती रहती है, उसके अंदर नैतिकता का डेफिनेशन अपने आप बदलता जाता है। नैतिकता का मतलब एथिक्स एंड मॉरल। हम कोई भी कैसे ऑपरेट करते हैं? अपने नैतिकता के आधार पर। अगर मुझे लगे कि ये काम गलत है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे लगे ये काम सही है, तो मैं जरूर करूंगा। तो आत्मा जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करती रहती है, उसके अंदर उसके वैल्यूज बदलते जाते हैं, और उस बदलते वैल्यूज के हिसाब से वो जिंदगी जीती है। तो ऐसे बदलते हुए हम ये सेकंड कैटेगरी पूर्ण करके वृद्धावस्था में पैर रखते हैं। और वृद्धावस्था में पैर रखने का मतलब ये नहीं कि हम बुढ़े आत्मा हो गए। वृद्धात्मा की जर्नी कब शुरू होती है? जब भौतिकता हमें बिल्कुल नकली लगने लगती है, कृत्रिम लगने लगती है। हम भौतिकता में जी जी कर इतने थक जाते हैं कि हमारे अंदर से आवाज आती है कि सत्य कुछ और है। तो हर एक की जिंदगी में ये बदलाव अलग अलग तरीके से आता है, मुझे ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग हो, आप जानते हो आपके अंदर जो बदलाव आया आध्यात्मिक मार्ग में कदम रखने के लिए, जो भी चाह आपकी आई, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। काफी लोग ठोकर खाकर आते हैं, काफी लोग अपने प्रिय लोगों को खो जाने के बाद आते हैं, काफी लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहता, अपने आप आके गिर जाते हैं। काफी लोग के जन्म में कोई महात्मा आ जाते हैं, उनके कारण आते हैं। और कुछ लोग वो बेवजह ही आ जाते हैं, और कई बार डिवाइन इंटरवेंशन से आते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार आपकी वृद्धावस्था स्थिति शुरू होती है, इसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है। सब अपने अपने फ्री विल, अपने स्वेच्छा शक्ति के साथ जीते हुए अपना अपना कंप्लीट करते हैं। पर जब आप ये तीसरी अवस्था में आते हैं, तब आपकी भौतिकता से लगाव ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, और अपने आप को, सत्य को जानने की चाह बढ़ती चली जाती है। इस अवस्था भी कोई एक जन्म का नहीं है दोस्तों, इसमें हम ट्रैवल करते हुए पता नहीं कितने जन्म हम यहाँ भी स्पेंड करते हैं। और हर एक जन्म में हम अपने आप को, अपने स्वरूप को थोड़ा बहुत जानते हुए, आगे बढ़ते हुए, इस आत्म चक्र में अपनी चरम अवस्था यानी कि जो वृद्धावस्था है, उसको संपूर्ण रूप से जानते हुए, जो चरम स्थिति है वो है एनलाइटनमेंट। अपने स्वरूप को जानते हुए उसके हिसाब से एक होकर जीना। और जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेती है, तो आत्मचक्र खत्म। तो मतलब क्या, ये पूरी जर्नी क्या थी? आत्मा अपने आप को समझने के लिए, यही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट है समझने के लिए। क्या इतना सब इसलिए था कि आत्मा अपने आप को समझ सके? यस मास्टर्स। और किस प्रकार समझिए आत्मा? हर एक अनुभव को प्राप्त करते हुए आत्मा चरम अवस्था में अपने स्वरूप को पहचानती है। किस प्रकार? कि ये अनुभव प्राप्त किया पर मैं ये नहीं हूं, वो अनुभव प्राप्त किया वो भी मैं नहीं हूं, ये अनुभव प्राप्त किया, हाँ शायद ये स्वरूप मेरा लगता है। ऐसे यस नो करते हुए
आत्मा वो सारे अनुभव प्राप्त करते हुए, वो सारे विवेक को जानते हुए, अपना सत्य जानते हुए अपने आप से आत्म साक्षात्कार होती है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने आप को जानना। ये नहीं कि वहां पर आपके सर के चारों ओर एक चक्र घूमने लगता है, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आप आज जैसे हो तब भी वैसे ही दिखोगे, पर आपकी सोच वो नहीं होगी, आपकी समझ वो नहीं होगी। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आपका जो सत्य रूप है उसको जानते हुए इस मानव जन्म के मौलिक रूप को समझ लेते हो आप। उसके बाद आप कभी नहीं कहते हो कि ये मानव जन्म दुख है, क्योंकि आप समझ लेते हो ये दुख नहीं है। इसके लिए आप कूदते हुए यहाँ पर आते हो। और ये सब जब हम ये ट्रैवल हो जाता है दोस्तों, तो वो अंश आत्मा परिपक्व होकर खुद एक पूर्णात्मा बन जाती है। और जब एक अंश आत्मा पूर्णात्मा बन जाती है, तो वो पूर्णात्मा फिर काफी अंशात्माओं को पैदा करके हर एक की फिर से आत्मचक्र जैसा हमने जाना वैसा फिर से शुरू होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सृष्टि का निरंतर विस्तरण हो रहा है। ये आपने भी सुना होगा, साइंस भी कह रही है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग ऑल द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? यही हुआ, हर एक अंशात्मा जब खुद पूर्णात्मा बन जाती है, तो फिर न जाने कितने अंशात्माओं को पैदा करके फिर सबकी अपनी अपनी जर्नी इस प्रकार सृष्टि का विस्तार इस आत्मचक्र के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यहाँ पे संपूर्ण करती हूँ, क्योंकि एक कंप्लीशन हम यहाँ लेकर आए हैं। इस आत्मचक्र को हमने काफी उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश की। इस आत्मचक्र के बारे में हमें हर एक को हमें कुछ आइडिया आ गया है। हम क्यों आते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार हम इस माया में फंसे रहते हैं, किस प्रकार इस माया से हम बाहर उठने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा आत्मचक्र ये हमारी कहानी है। तो इसमें दिलचस्पी हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब आप अपने आप को नहीं समझते। ऐसा किसी के पास इतना दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। सबको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए, अपने वर्तमान के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ये सोल साइकिल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मास्टर को जिसने ये रिक्वेस्ट किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। इतना अच्छा टॉपिक दोबारा पता नहीं मैंने कितने बार ये क्लास लिया है, फिर एक और बार इस प्लेटफॉर्म पर सोल साइकिल के बारे में चर्चा करने का इतना सुंदर अवकाश उस मास्टर ने और इस सृष्टि ने दिया, उसके लिए मैं बहुत आभार हूँ आप सबकी। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन हो, फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो, आप हाथ खड़ा करिएगा। और जरूरी नहीं है कि आप हाथ रेस कीजिए, अगर नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं। संतोष मैडम। नमस्ते मैडम। आत्मवंदन। आत्मवंदन मैडम। बहुत बहुत अद्भुत सेशन, आनंद आ गया, बहुत अच्छी तरह समझ आया। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया है। जैसे आपने कहा कि 3 साल तक बच्चा अपने अनाहत चक्र पर रहता है और वो उसके प्रारब्ध कर्मा एक्टिव नहीं होते। तो सरोजा जी बताएं कि छोटी उम्र के बच्चे कैंसर से पीड़ित मैंने देखे हैं, कई बीमारियों से पैदा होते ही बीमारियों में, वो क्या होता है फिर? वो उनके कर्म कौन से? पेरेंट्स के प्रारब्ध कर्म पूर्ण करने के लिए आते हैं। ओके। मैडम ये मैं हर बार कहती हूँ कि अगर हमें दुखी हो, हमें कोई कठिनाई हो, तो उसको कई बार हम अपने आप को समाधान कर लेते हैं, पर जब हमारे बच्चों के पास प्रॉब्लम्स होते हैं ना मैडम, वो हम सहन नहीं कर पाते। तो जो भी कर्म हम अनुभव करते हैं वो हमारे बच्चों के जरिए हम ज्यादा करते हैं। अ, तो वो उस उम्र में उन्हें तो आभास ही नहीं होता मैडम, जो भी होता है माँ बाप को होता है। जो भी कठिनाइयां होती है वो माँ बाप सहते हैं उनके कारण। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, मैडम। क्लैरिटी। हुँ। वैसे ये टॉपिक तो बहुत बहुत लंबा टॉपिक है,
ऐसे कई चीजें हैं जो हम हम्म, सोचते हैं कि बच्चा सफर कर रहा है, पर वो सफरिंग होती नहीं है दोस्तों, वो सफरिंग माँ बाप के लिए ज्यादा होती है। पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू। सरोज मैडम नमस्ते। मैम, स्पीचलेस। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, मतलब कितनी भी पढ़ाई कर लिया, मगर जब समझ में ये आया कि आज भी हम अपने तीनों चक्रों से जुड़े रहते हैं। दुनियादारी, पति, जी बच्चे, मैडम, घर, संसार, अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। मगर एक सच्ची। चीज के लिए आज शुक्रिया करने को दिल करता है कि आपने हमें आध्यात्मिकता में लाए और हमारे जीवन में बदलाव आया। तो आपका ये जो लास्ट आपने जो अहम प्रेमा करके आपने बोला कि अ, इसीलिए मास्टर से भजन चलाते हैं कि भूल गए हो, लौटा। और ये एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता में यही एक्सपीरियंस किया कि जब गुस्सा आया, लगा प्रेम स्वरूप हूं ना, काम तो उसी पर करना है। उस एग्जैक्टली पे मैडम। ना, चक्रा पे तो किया ही नहीं। नीचे के तीनों चक्रों में मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, आप सुनते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो। मतलब लगा कि मरते दम तक इस पर काम करना है। यस मैडम। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। और इससे रियलाइज होता है, हर पल रियलाइज हो रहा है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, सच्ची में। कहाँ मेरा झुकाव ज्यादा है, क्यों मैं झुक रही हूँ। इतना सुन के भी अगर मैं झुकती हूँ तो मैं मेरे मास्टर्स का मतलब लिहाज नहीं करती। इसलिए अपने पर काम करना है। ये थैंक यू बहुत मैम। अच्छा लग रहा है सरोज मैडम, आपके आपके मन से जो आवाज आ रही है वो मैं सुन पा रही हूँ। सच्ची में ये हम सबके दिल की आवाज है कि अगर हम प्यार का स्वरूप है तो हम क्यों नहीं अनुभूति कर पाते हैं। इसलिए मैं हर एक सेशन में ये प्रेम का ध्यान इसलिए करवाती हूँ, क्योंकि हर एक चीज आज जो उपस्थित है इस सृष्टि में, उसका जो मौलिक पदार्थ है, रॉ मटेरियल, वो है प्रेम। उसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर वही सत्य है तो फिर हम क्यों नहीं अपना असल रूप अनुभूति कर पा रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर बार सेशंस में हम सब जुड़ पाए, अपने रूप को देख सके कि यहाँ पर कितना कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू सरोज मैडम। नमस्ते लक्ष्मी मैडम। नमस्ते मैडम। अ, बहुत दिन हो गया आपको देख के। मैं बॉम्बे से తెలుగులో మాట్లాడొచ్చా మేడం? आपको हिंदी हाँ, नहीं आती तो हिंदी मैं हिंदी में बॉम्बे से बात बोलिए। कर रही हूँ। मुझे हिंदी में आज का बोलिए। ये सेशन, मैं इसी से गुजर रही हूँ कि मैं क्षमा आप, मुझे ये क्लास मेरे लिए ही आज आया। मैंने व्हाट्सएप देखते ही वो मैंने ज्वाइन किया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे ऐसा इतना फील हो रहा था कि मुझे रोना ही आया आपका क्लास सुनते सुनते। तो क्षमा करना सीखना चाहिए। क्षमा करने के लिए ये कोई इतना प्यार से बात करने वाले भी, पर फिर अभी उतना रूठ गए कि पूरा मुझे इतना ये हो रहा है अभी बोलने को भी ना। यस मैडम। मैं अभी क्षमा करना मैं सीखने के लिए ही आई हूँ। यस मैडम। हमें परिस्थितियां समझा देती है, पर परिस्थितियों को हमें गौर करना पड़ता है। हम कैसे जी रहे हैं बिना अवेयरनेस के, हम देखते भी नहीं है कि क्या परिस्थितियां हमारे जिंदगी में है। अगर हम गौर करें लक्ष्मी मैडम, हमारे जिंदगी में क्या चल रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा, हमारी जिंदगी का थीम समझ में आ जाएगा। यस मैडम। मैडम रिकॉर्डिंग है तो सेंड हाँ है कीजिए। मैडम, मैं नीलिमा मैडम ने किया है, हम अपलोड करेंगे जरूर। फर्स्ट ये सेकेंड एपिसोड ना, फर्स्ट एपिसोड का भी होगा तो फर्स्ट इतना। है मैडम, फर्स्ट है। आप हिंदी वर्कशॉप्स प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहां पर ऑलरेडी लोड किया हुआ है। नहीं ये तो आप कौन से ग्रुप में है मैडम? आपके लिए हम दोबारा वहां पोस्ट कर देंगे। आप मैं कौन से बीवाई ग्रुप में है? तेलुगु ग्रुप में भी हूँ मैं। कौन से तेलुगु ग्रुप में है आप? नंबर सेकेंड। है ना? हाँ आप ये नंबर बताइए, ताकि हम लोग आपको वहां पोस्ट कर देंगे। यूट्यूब तो है, पर अगर आपने नहीं देखा तो हम वो भी कर सकते हैं आपको। सो आप जस्ट हमें आपका ग्रुप का नंबर दे दीजिए। तेलुगु थर्ड ग्रुप मैडम। अच्छा ठीक है।
नो प्रॉब्लम, हम वहाँ दोबारा वो पोस्ट कर देंगे मैडम, जो पहला था, और दूसरा हम यूट्यूब पे लोड करने के बाद आप सब लोग को लिंक रख देंगे। जरूर मैडम, थैंक यू। आज का सेशन मेरे लिए ही था, लगा ऐसा, मुझे तो बहुत ये हुआ मैडम। यस लक्ष्मी मैडम, मैडम ऐसा ही होता है, हमें सृष्टि किसी न किसी तरह से हमें याद दिला देती है, इसीलिए जब हमें लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए हो रहा है, अरे वो होता भी हमारे लिए है। जब हमारा लेवल धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं तो समस्त जो सृष्टि हमारे लिए सहायता करती है। मुझे मन में आया तो तुरंत व्हाट्सएप खोलते ही आपका सेशन वो देखा, मैं अभी वाह, हाँ मैडम। बढ़िया मैडम, थैंक यू लक्ष्मी मैडम, थैंक यू, बहुत दिन हो गया आपको देखकर, अच्छा लगा आपको देखना। थैंक यू मैडम। नमस्ते रीटा मैडम, मैडम अनम्यूट कर लीजिएगा। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा था। तो मेरे को आज ये रियलाइजेशन ज्यादा हुई कि हम जानते थे कि फर्स्ट 3 चक्रास में क्या क्या स्थितियां होती हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस जो आज समझ आई वो शायद इतनी पहले नहीं थी, क्योंकि हम लोग ना जजमेंट मोड में ज्यादा रहते हैं कि मैं इस समय कौन से चक्रा पे हूँ, सामने वाला कौन से चक्रा पे है, लेकिन ये इतना रियलाइज नहीं होता था कि ये चक्रास को कैसे क्रॉस करना है और कैसे ऊपर जाना है। सो यस आई एम मैडम, रियली रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीटा मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, थैंक यू। थैंक यू। आत्मा बंधन मैम, मैं कुछ कहूँ? एक मिनट मैडम, आपको स्पॉटलाइट करने दीजिएगा, जामिनी मैडम को स्पॉटलाइट कीजिएगा। नमस्ते मैडम। आत्मवंदन मैडम, सबसे पहले मुझे आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना है, क्योंकि मैंने थोड़े महीने पहले आपका स्वाध्याय सीरीज देखा था, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, हाँ मैडम, और इतना इतना ब्यूटीफुल यू हैव एक्सप्लेन्ड, and your bhav came from your heart to my heart. I could feel it, and from that day, like I came to know you, because मैंने शायद आपका एक दो और देखा था, but the untold story of Sita changed lot of things in me, and also I got to know you through that Swadhyay series. So I definitely want to thank you for oh that sweet, seva. thank you amma, And thank you। I didn't know how to contact you. I had no idea, like, how to reach out to you. Although I know there are so many other avenues to find out, but the universe helped me so beautifully, because the last mega meditation summit in Raleigh, I was there, and I got to talk to one of your Jaya associate madam, who had, yes, Jaya yeah. madam, yes yes yes। Yeah, and then she helped me connect with you. So it's all universe plan. And I am so happy to be here. Although I do listen to other Swadhyay and series Yes, and all that, but I think your energy is also very, very beautiful. So I definitely want to thank you so much for serving. And today's topic was so beautifully explained, because we know about the soul journey, right? So when we see other people and they are not doing what we are doing right now, we easily judge them. And it starts with our home only. yes Outside, yes you see, hey, I'm doing this, my husband, my kids are not doing. But listening to all these lectures again and again and practicing, it helped me personally immensely, because now I don't judge them, because I know they are experiencing this. So if they're partying, I know they are here to enjoy the party right now. yes 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 And yes, when their that's soul true। growth, they will come to this path. So, Yeah, but thank you so much, ma'am. I know I have other your associates to let them speak, but definitely they'll say gratitude. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा बेटा आपका सुन के, and I'm so glad we could connect। Nilima madam, if you can put the link of YouTube channel, because many people are asking about the Sita N। So दोस्तों, अभी चैट में नीलिमा मैडम मेरा YouTube चैनल का लिंक रख रही है, उसमें सीता एन के तीनों भाषाओं के कमेंट्रीज हैं, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश, जो अभी जामनी मैडम बता रही थी, मैंने चैट में देखा कि कोई पूछ रहे हैं। तो आप अगर वो YouTube चैनल ओपन करेंगे, सरोजा सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सारे दिखेंगे।
तो वी होप आपको इजीली मिल जाएगा सब कुछ। जामिनी मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका सुन के। थैंक यू सो मच मैडम, हम मिलते ही रहेंगे। वी विल मीट मोर ऑफन इन दिस सेशंस। थैंक यू सो मच। और मैं सबसे एक और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मैडम का जो ये सीरीज है सीतायन के ऊपर जो उन्होंने बनाया है, आप सब सुनिए। इतना ब्यूटीफुल है कि मैंने एक ही 2 ही दिन में वो पूरा, आई थिंक 17 पार्ट्स है शायद। हाँ जी, तो बोला। यानी ऐसा है, और अब जब एक ही टाइम में सुनते रहते हैं ना, तो यू कैन कनेक्ट एंड गो टू दैट करेक्ट, एरा। यस। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा। जैसे जामिनी मैडम ने कहा, पुरानी यादें ताजी हो गई। 2019 में उन दिव्यात्माओं ने इतना सुंदर अवकाश दिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, तीनों भाषाओं में बोलने का। और बिल्कुल हर एक एपिसोड में जब मैं बैठती थी, तो हर दिव्य माता से जो संदेश आते थे एकदम अद्भुत थे। थैंक यू जामिनी मैडम, वो सारी यादें ताजी हो गई। थैंक यू। सरस्वती मैडम, नमस्ते। आपका वंदन और सबको नमस्ते। आपको सिर्फ देखते रहने को मन करता है और सुनते रहने को मन करता है। थैंक यू मैडम। दिल बाग बाग हो जाता है आपको देख के। सबसे पहले सीतायन से ही परिचित हो गई थी मैं आपसे। हाँ जी। जी जी। आज क्या हुआ कि दो दो पॉइंट में मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे जब मैं 2015 में मैं अमेरिका आई थी, उस वक्त वैसे ही प्रॉब्लम चल रहा था मेरे जीवन में। तो इससे बस बचपन से प्रॉब्लम क्या, अभी तो चैलेंज कहना चाहिए, से कही हाँ। हूँ। चल रहा था बहुत सी ज्यादा, लेकिन मैं उसमें पैशन सब बहुत ज्यादा था। और मैंने अपने बेटे से कुछ शेयर किया था, तो मेरे बेटे ने बोला था वो तो मैंने लाइफ मैंने मास्टर वो देख चुके थे, सब पढ़ चुके थे वो। हाँ। और उसने कहा कि आपका सब पूरा हो गया मम्मी, आमा, सब पूरा हो गया, सिर्फ यही लेसन सीखने के लिए आप, यही हाँ। लेसन इस धरती में आई थी। अब यही आप सीख रही हो, यही आप सुन रही हो, और यही फेस कर रही हो। उसने जब बोला था मेरे दिल में वो लग गया। उसके बाद फिर आपने जो अभी बात कही, तो वो तो आया ही। और दूसरी बात ये कि आज सुबह से जब मैं उठी, मैं तो सब 3:45 में उठ जाती हूँ। और उसके बाद मैं अपने कुछ करती हूँ कर्म। और इतना सुबह से इतना प्रेम प्रेम जाग रहा था कि क्या बताऊं अरे वाह। जी। और मैं वो तो प्रेम के लिए मैंने राधा अष्टमी का वो स्तोत्र भी सुना, कि मुझे सुनना अच्छा लग रहा था। को देखते ही इतना प्रेम उबल रहा था कि सुबह से ही। और इधर जब हम संतोष मैम ने कहा कि कल हम वहाँ पूरा डायरेक्ट हम वहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। तो सुबह जब एक खोला, मैंने शायद 10-15 मिनट, 7-8-9-10 मिनट आगे मैंने वीडियो खोला था। और जब मैं सुना तब मैं प्रेम हूँ, वाह देखिए क्या मैडम, आपका मन प्रेम से उभर रहा था और प्रेम यहाँ पर चल रहा था, उछल रहा था। फिर आपकी बात सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गई, क्या अरे बोलूं, वाह। थैंक यू चुप मैडम। हो आपको गई, ढेर सारा प्यार, आपको हो ढेर गई। सारा प्यार। प्यार बस की इतनी शक्ति है ना मैडम। जी जी। एक क्षण भी अगर वो प्यार अनुभूति कर सके, तो कितने घंटों तक उसका असर रहता है एकदम। नहीं, ये तो बिल्कुल बात पर नशा छाएगा नशा मैम, ही है आपका मैडम। प्यार नशा। का नशा। बहुत प्यार, अच्छे से बोला आपने। वो फिल्म का गाना था प्यार का नशा अलग है, लेकिन ये प्यार का नशा अलौकिक है, अद्वितीय है। एकदम अभी एकदम। और उसका कोई कारण भी नहीं होता है, जैसे शुरू होता है, कहाँ से उद्भव होता है, कहाँ से फाउंटेन आता है, पता नहीं। ये आंख से क्या बोलूं, बोल नहीं सकती, इतना आनंद आ रहा है, बहुत बहुत बहुत। अच्छा लगा मैडम, आपसे सुनकर आपके प्यार की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू जी, सो मच फॉर शेयरिंग, हमसे ये बांटा आपने इतना अद्वितीय। हमारा भी दिल प्रेम से भर गया मैडम, आपने प्रेम को याद दिलाया। दोस्तों, प्रेम के बारे में कितने भी बार बोले, बहुत कम है, बहुत कम है। हमेशा हमेशा हमें याद रखना है कि हम वो उस प्रेम का स्वरूप हैं, हम ही वो प्रेम है। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रेम है, हम प्रेम नहीं है। हम भी उनका ही रूप है, तो फिर हम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे हैं? जब हमारे मन से ये तृष्णा बढ़ती जाएगी कि हम क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं,
तो जरूर हम वो रूप देख पाएंगे, जैसे सरस्वती मैडम ने हमें बताया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप लोगों के बदौलत सब ये मिलता है, प्रेम की गुठलियां चखने को मिलता है, चूसने को मिलता है। वो अच्छा कहा आपने, तो काफी देर तक चूस सकते हैं उसे तो। उसके खत्म होने के बाद भी उसका स्वाद मुंह में रहता है। थैंक यू सरस्वती मैडम, बहुत अच्छा लगा। बहुत आभार, सर, कभी आभार थैंक यू, यहाँ जोड़ दिया अभी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सरोज मैडम। मैम, आज आपने एक नया चीज बताया जो मैंने नोट किया, मैं कॉपी में पढ़ रही थी कि इस जीवन चक्र में जब हम आए हैं, उलझ के रह जाते हैं और फिर जब जाते हैं तो वहां हमें एक रील दिखाई जाती है, और वो देख के हमारे माइंड में टिक टिक होता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मैं तो दूसरी चीज में उलझ गई थी, तो फिर जन्म लेना पड़ा। तो लग रहा है यस, कि ये एक नया लेसन सीखा है मुझे कि इस पर एवरी डे मॉर्निंग और रात को सोने के पहले एक बार, कि सुबह से जो मैंने सोचा था, जो मैंने करने का जो किया, आज किया, नहीं किया तो कल करूंगी, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में नोट डाउन करना है। तो ये चीज बहुत यस अच्छी मैडम। लगी कि तो बाद में अफसोस करते हैं, फिर जन्म लेके आना पड़ता है, इससे बेहतर है इसी जन्म में अपना कर्मों का खाता क्लियर कर दे। आपने इतने पते की बात कही, इसीलिए कोई बता नहीं सकता कि एक आत्म चक्र में कितने जन्म है। आप चाहो तो बार बार आओ, उसको लेते ही रहो। अब कौन डिसाइड करेगा मैडम, बताइए, वो तो हमारे इच्छा शक्ति पर, स्वेच्छा शक्ति पर। तो बिल्कुल आपने बहुत पते की बात कही मैडम। अच्छा लगा, थैंक यू सरोज मैडम। नीलिमा मैडम, हमने सबको एड्रेस कर लिया? कोई अंजना मैडम शायद हाथ खड़ा करी थी, अभी शायद आई कांट सी हर नाउ। लक्ष्मी मैडम है, हाँ। हाँ, अंजना मैडम, अंजना मैडम अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्ते मैडम, आई लव योर सेशन वेरी मच, वेरी मच। हाँ, मतलब पता नहीं आज कैसे मुझे मिल गया। मैं आपका जब सुनती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, रोना भी आता है आपका ये सुन के, इतना बढ़िया रहता है। आई कांट से इन वर्ड्स, थैंक यू मैडम। रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू। आपको आपको आभार, इतने अच्छे टॉपिक बताने के लिए। आप सब लोग मिले, हम लोग कनेक्ट हुए, इतनी अच्छी बातें की, आज का समय इतना अच्छा गया, इसके लिए आप सब लोग को ग्रेटिट्यूड। अंजना मैडम, हम लोग ये सेशंस रेगुलरली कर रहे हैं, अगर आपको जी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा तो नीलिमा मैडम हिंदी ग्रुप का व्हाट्सएप इनवाइट आप रख सकते हैं, या सरोज मैडम आप रख सकती हैं, जो भी, ताकि अंजना मैडम ज्वाइन हो सके। हाँ, ज्वाइन करेंगे मैडम। बहुत आपका सेशन सुनने के लिए तो मैं बहुत लालायित रहती हूँ, इतना अच्छा रहता है। मैंने पहले भी किया था इंग्लिश वाला, इनर चाइल्ड हीलिंग वाला किया था मैंने, बहुत हाँ मतलब जी, कुछ महीनों हाँ के जी, लिए, बहुत ऑसम। और आज का थैंक सेशन यू भी मैडम, इतना बढ़िया था, आई कांट थैंक से, यू मैडम। बहुत अच्छा था, रियली वेरी मच। मास्टर्स, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। ग्रेटिट्यूड टू यू एज वेल मैडम, थैंक यू सो मच। एंड काफी लोगों ने काफी सेशंस की रिक्वेस्ट की है, तो दोस्तों हम लोग फिर समय समय पर मिलके वो सारे टॉपिक्स करेंगे। और जैसा कि सरोज मैडम ने वहां पर ग्रुप का इनवाइट रखा है, अगर आप ज्वाइन होना चाहो तो वहां पे हो सकते हो, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि सेशंस कब है। ओके मैम, थैंक यू सो बहुत मच, अच्छा लव लगा। यू, लव थैंक यू, यू लव मैडम, यू। एंड लव यू टू मैडम, लव यू टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके मास्टर्स, नीलिमा मैडम, आई थिंक वी आर डन, आरंट वी? बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का, इतने अच्छे से हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट किया। और जरूर जो भी आपने टॉपिक्स यहाँ पर रिक्वेस्ट किए, नीलिमा मैडम ने नोट किया है, हम जरूर वापस आएंगे और वो सारे टॉपिक्स करेंगे मास्टर्स। नीलिमा मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस टेक्निकली, बीइंग देयर ऑल द टाइम। वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सर्विस। ओके, गुड नाइट मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू मैम, लव यू। लव यू मास्टर। थैंक यू। Thank you, Master. Thank you, Sarasha ma'am. Really.